नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता, डॉक्टर, लाइफ कोच, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैं सीबीएसई की काउंसलर हूँ उत्तराखंड की। आज मैं आपको बोले उत्तराखंड में मिलवाऊंगी डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप भारती गुप्ता से। ये एक सीनियर न्यूरोसर्जन है, फाउंडर प्रिंसिपल हैं दून मेडिकल कॉलेज के, और ये हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने हेड को बचा के रख सकते हैं इंजरीज से, और कैसे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा बोले उत्तराखंड में, और आप देखते रहिएगा फॉर फर्दर। हमारी जो सीरीज है फॉर फर्दर एमिनेंट गेस्ट को हम आपके सामने लाएंगे। देखते रहिएगा बोले उत्तराखंड। आज आपने मुझे बोले उत्तराखंड में आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता, न्यूरोसर्जन हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड नहीं बना था तब से अपनी सेवाएं उत्तराखंड और देहरादून और उत्तर प्रदेश को दे रहा हूँ। मैंने अपना जो भी चिकित्सा कार्य किया है वह पहाड़ के लिए किया है। मैं हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज का संस्थापक प्रिंसिपल, और मैं आज आपके प्रश्नों का उत्तर, जो कि कैसे स्वस्थ आदमी रहे, सर की चोट हो तो कैसे करें, और सर दर्द इत्यादि हो तो उसके बारे में देर ना करें, तुरंत अपना ट्रीटमेंट लें। और यदि दौरे इत्यादि पड़ते हैं तो भी उसको किसी ओझा इत्यादि के पास ना जा करके कोई अच्छी प्रचारित एलोपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर के द्वारा अपना ट्रीटमेंट कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज मैं बोले उत्तराखंड में आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही रिनोन्ड गेस्ट के साथ, डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता। सीनियर न्यूरोसर्जन हैं, फाउंडर प्रिंसिपल हैं दून मेडिकल कॉलेज के। तो MSMCH है, KGMC के अलमनी है, और मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आज मैं आपकी भेंट डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता से करवाऊंगी, और वो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं हेल्थ सर्विसेज में। सो वेलकम डॉक्टर साहब, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद डॉक्टर सोना। मैं डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता, मैं देहरादून की ही पैदाइश हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी। तत्पश्चात मैं KGMC लखनऊ से अपनी MBBS MS MCH किया और मैंने मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सर्विसेज दी। उत्तराखंड सरकार द्वारा मेरे को दून मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आमंत्रित किया गया 2016 के अंदर, और प्रथम वर्ष में ही हमने 150 MBBS के छात्रों का एडमिशन करके MCI से उसकी मान्यता दिलाई। तत्पश्चात मेरे को सौभाग्य मिला कि उत्तराखंड सरकार ने मुझे पुनः हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक प्रिंसिपल के रूप में मुझे स्थापित किया, और वहाँ पर भी पिछले साल से 100 MBBS के छात्रों का प्रतिवर्ष एडमिशन हो रहा है। मैं बेसिकली एक न्यूरोसर्जन हूँ, और मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब अलग नहीं हुए थे, प्रथम न्यूरोसर्जन हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो आप प्लीज ये बताएंगे कि उत्तराखंड की हेल्थ सर्विसेज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे वो जन जन तक पहुंचे, खुशहाली हो और लोगों को आसानी से डॉक्टर्स मिल सके और उचित इलाज मिल सके। उत्तराखंड सरकार चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के वासियों को देने के लिए बहुत ही प्रयासरत है। उत्तराखंड सरकार इसको दो तरीके से कर रही है, एक चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से, एक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। जब उत्तराखंड अलग बना था तो यहाँ पे केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, हिमालयन इंस्टीट्यूट और गुरु राम राय। तत्पश्चात हमारी सरकार ने इसके अंदर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज खोले हैं, और 2 पाइपलाइन में हैं, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के अंदर। इनको खोलने से जो हमारे यहीं के छात्र हैं उनको एजुकेशन मिलेगी, और वो यहीं पे ही अपने स्थान के अंदर उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं देंगे, जिससे कि जन जन तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास PMS संवर्ग भी है, जो कि पहाड़ों में अपनी सेवाएं देता है, वहाँ पे अपने रोगियों को हेल्प देता है। उत्तराखंड एक पहाड़ी जगह होने के कारण यहाँ पे स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं कि रोगी को निकटतम हायर सेंटर पर कैसे भेजा जाए। तो इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है कि हेलीकॉप्टर सेवाएं दे, और वह उनको तत्परता से एम्बुलेंस के माध्यम से निकटवर्ती संस्थानों में पहुंचाए। उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इन चिकित्सा सेवाओं को ऊपर उठाने के लिए और रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए।
थैंक यू डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक न्यूरोसर्जन हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक ब्रांच है हमारी मेडिकल फील्ड की। इस बारे में आप क्या बताना आप कुछ बताएँगे कि कैसे हमारे लोग जो हैं बचें? एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हमारे उत्तराखंड में बिकॉज़ पहाड़ी इलाके हैं और रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो क्यों हेड इंजरी से कैसे लोग बचें? और अगर हेड इंजरी हो जाए तो हमें कैसे इमीडिएटली उस पे एक्शन लेके हमारे को अपने परिजनों को बचाना चाहिए? प्लीज़ इस पे कुछ लाइट डालिए। उत्तराखंड एक पहाड़ी संस्थान जगह होने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और इसके अतिरिक्त इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पे अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन हमारे जो साथी हैं, हमारे यहाँ का नागरिक है, वह प्रिवेंशन की ओर काम नहीं करता है। जबकि राज्य सरकार ने रूल बना रखे हैं कि आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, लेकिन उसको कोई पालन नहीं करता। यदि हमारे जो साथी नागरिक हैं, हेलमेट पहने और सीट बेल्ट पहने, तो बहुत सी दुर्घटनाओं को हम बचा सकते हैं क्योंकि सर की चोट में हेलमेट एक बहुत ही प्रिवेंटिव मेजर है जो कि सर की चोट की गंभीरता को बहुत ज़्यादा कम करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी हम स्वयं एक अच्छे नागरिक होने के कारण हम अल्कोहल पी करके हम अपनी गाड़ी इत्यादि ना चलाएं क्योंकि अल्कोहल से हमारी जो भी कंट्रोलिंग पावर होती है व्हीकल के ऊपर या हमारे जो जजमेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और क्यों पहाड़ होने की वजह से जिग-जैग सड़कें हैं, मोड़ हैं, बहुत ज़्यादा ढलान या ऊंचाई होती है, तो उसमें हमारे जो डिसीजंस हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और हमको एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, यदि एक्सीडेंट हो भी जाए तो फिर इसमें कॉमन चीज़ होती है कि गर्दन के साथ स्पाइन में भी चोट आती है। हुँ। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको बिठाना नहीं चाहिए, उनको एक किसी लकड़ी के तख्ते पे या उस पे लिटा करके करना चाहिए और यदि उसको सर दर्द के साथ उल्टी हो रही हो या बेहोश तो उसको निकटतम सेंटर जहाँ उसको कम से कम एक सीटी स्कैन हो सके, वहाँ पे उसको तुरंत पहुँचाना चाहिए और यदि उसमें कुछ क्लॉट्स या स्वेलिंग वगैरह है, तो उसको वहाँ पे ले जाना चाहिए। हमारी सरकार भी प्रयासरत है कि वो ट्रॉमा सेंटर्स को खोले और वहाँ पे डॉक्टर्स को करे, लेकिन इसमें समय लगेगा, तो जागरूकता ही बेहतर है कि हम लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करें। यदि एक्सीडेंट हो जाए, तो तत्परता से उस आदमी को हम निकटतम हॉस्पिटल पहुँचाएँ, जहाँ पे कि उसकी उचित देखभाल हो सके। हाँ, डॉक्टर साहब तो ये बहुत ज़रूरी बात बताई आपने कि हेलमेट्स होने चाहिए और ये इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है और कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं जिससे कि हमारे युवा और हमारे लोग बच सकते हैं हेड इंजरी से? हाँ, 2 महत्वपूर्ण इसके अतिरिक्त बिंदु हैं। नंबर 1, आपको स्पीड लिमिट के अंदर रहना है। आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि तेज़ गाड़ी पे और चलने पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, किसी भी किस्म का नशा यदि आपने कर रखा है, तो आप गाड़ी को ना चलाएँ। यदि आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी जो डिसीज़न पावर्स होती हैं, जो आपको वहाँ पे निर्णय लेना होता है कि मुझे स्पीड कम करनी है, तेज़ करना है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है और एक्सीडेंट की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यदि आपने अल्कोहल तय ले रखा है तो आपको वॉमिटिंग वगैरह होकर के आपके लंग्स के अंदर जाकर के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और आई एम श्योर एवरीबॉडी सबको बहुत इससे फ़ायदा होगा सुन के और वो प्रिकॉशंस लेंगे। एक सवाल मुझे पूछना है आपसे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास भी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आते हैं हेडेक्स को लेके। अब एक सर दर्द इतनी कॉमन सी चीज़ हो गई है, हर घर में सर दर्द है, माँ को भी है, पेरेंट्स को है, तो बच्चों को भी है, फिर स्कूल समाज में भी है। तो ये सर दर्द एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। इसके बारे में कुछ लाइट डालिए कि ये क्या है और इसके क्या उपचार हैं और क्या-क्या हमें इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर दर्द के बेसिकली 2 आप मोटे-मोटे तौर पे आप उसके कारण समझ सकते हैं। एक, यदि कोई पैथोलॉजी या कोई ट्यूमर वगैरह है। दूसरा, जो मानसिक तनाव है या कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसकी वजह से होता है। आजकल समाज में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस तनाव की वजह से ज़्यादातर सर में दर्द होता है। जो तनाव के सर दर्द होते हैं वो ज़्यादातर शाम के टाइम होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के भी सर दर्द शाम के टाइम होते हैं और जो ब्रेन ट्यूमर इत्यादि के सर दर्द होते हैं वो सुबह के टाइम होते हैं। तो हमको तनाव मुक्त रहने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे इस फील्ड में हैं, जो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। और यदि मैं सर दर्द हमारे को जैसे कुछ चीज़ टक-टक कर रही है सर के अंदर या कुछ धड़कन हो रही है, या एक हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, इसमें हमको किसी फिजिशियन को दिखाकर के उससे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और यदि सर दर्द के साथ, जो कि सुबह के टाइम ज़्यादा हो और उल्टी भी हो रही है, तो वो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है, या दौरे पड़ रही हैं या गफ़ियत हो रही है या हाथ में पैरालिसिस हो रहा है।
तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर दिखा करके स्कैन या एमआरआई करा करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कभी भी सर दर्द और उल्टी हो रहे हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका तत्परता से ट्रीटमेंट करा करके उसका हमको उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। आजकल की तारीख में ब्रेन ट्यूमर्स की इत्यादि के बहुत अच्छे सफल ऑपरेशन हो रहे हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो समय से यदि हम डायग्नोस कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग में मेरे पास और आप देखिए फिजिशियंस के पास भी फिट्स के लोग बहुत आते हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं या कोई भी जन है, तो दौरे पड़ रहे हैं। तो ये दौरे इतने कॉमन क्यों हो गए हैं और इनसे क्या बचाव है? बेसिकली दौरों के दो कॉज हो सकते हैं, एक साइकोसोमेटिक, जब कोई मरीज को कुछ पाना होता है तो वो स्ट्रेस के अंदर दौरों का अपना ऐसा शो करता है, उसके दौरे पड़ रहे हो, लेकिन उसके अंदर कोई पैथोलॉजी या कोई ईईजी में abnormality नहीं मिलती, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। यदि कुछ में आता है तो उसके अंदर या तो टीबी है या सिस्टिक सर्कोसिस है या ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उनकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं, जो कि सीटी एमआरआई से ही पता चल सकता है। समय पे लिया गया ट्रीटमेंट जान को अवश्य बचा सकता है। इनको दौरे आते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ड्राइविंग इत्यादि वो ना करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है जाँच में और जाँच करवाने से वो कतराते हैं क्योंकि नेचुरली इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी महँगी हैं। तो आप बता सकते हैं कि जाँच कितनी आवश्यक है और उसमें अगर पैसा खर्च हो रहा है तो वो क्या वाक़ई में मरीज़ की जान बचाने के काम के लिए ज़रूरी है क्या? इन्वेस्टिगेशन हो जाने से हमें दो फायदे हैं। यदि मरीज के अंदर कोई बीमारी नहीं निकलती है तो हम संतुष्ट हैं कि मरीज को कोई दिक्कत नहीं है और उसको अपना नॉर्मल जीवन वो व्यतीत कर सकता है। यदि उसके अंदर कोई बीमारी है तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हम सब जगह पैसा खर्च करते हैं खाने पीने में और जगह पे, हमें अच्छी जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर अगर हमको कुछ मिल जाता है तो हमारी लाइफ की लेंथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाएगी और हमें बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड टेस्टिंग या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए या अवॉइड नहीं करना चाहिए जो कि कल को हमारी जान पर बनाए और हमको कल को अफसोस हो कि हमने तब ये करा लिया होता तो शायद आज ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। तनाव बहुत हो गया डॉक्टर साहब, आपने बोला, और यूथ के हाथ में सोशल मीडिया है, उसके साथ उसका सोचने समझने की सारी शक्ति भी बदल चुकी है, प्रभावित हो चुकी है सोशल मीडिया से, तनाव भी है। तो आप बताएंगे कि यूथ के लिए आपके लिए क्या कुछ मैसेज है ताकि वो खुश होकर अपनी जीवन स्वस्थ होकर बिता सके? जो भी मीडिया में दिखाया जाता है उसमें से ज़्यादातर सत्य नहीं होता है। वो एक आर्टिफिशियल वो मैसेज है जो कि आदमी अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए हमें समाज में या अपने दोस्तों में प्रचारित करता है। तो जो भी वो देख रहे हैं उससे वो प्रेरित ना हो, उसको वो सत्य ना माने। कई बार उसके अंदर सत्य से बहुत दूर की आदमी रिफ्लेक्ट करता है, नंबर एक। नंबर दो, आजकल हर परिवार में 2 या 1 ही बच्चे होते हैं और उनकी बहुत कीमत होती है। तो उनको अपनी स्पीड, अपनी लाइफ़, अपना जो भी स्टाइल है और अल्कोहल इत्यादि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई एक्सीडेंट में किसी परिवार का बच्चा जो कि यंग है, उसको हम लूज़ करते हैं या वो पैरालाइज़ हो जाता है, तो उस परिवार के अंदर जो दुःख आता है वो उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। और उनको समझना चाहिए कि हम अपने माँ-बाप के इकलौते या 2 ही बच्चे हैं और हम पर हमारे माँ-बाप की कितनी आशाएँ, हमारे स्टेट की कितनी आशाएँ, हमारे कंट्री की कितनी आशाएँ टिकी हुई हैं। हम ऐसा नहीं है कि 6-7 बच्चे हैं और उसमें से एक चला भी गया तो परिवार टूटेगा नहीं। एक बच्चा भी बीमार होता है, माँ-बाप पे क्या गुज़रती है, ये सिर्फ़ माँ-बाप ही जानते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बस आने वाली है, 25 साल हो गए उत्तराखंड को, अब उसकी सिल्वर जुबली है। तो आप बताइए आपका उत्तराखंड के लिए, उसके युवाओं के लिए, उसके लोगों के लिए क्या मैसेज है? उत्तराखंड एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ की जलवायु और जो व्यक्ति हैं बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का इंसान साफ दिल है, ईमानदार है। मैं यही चाहूँगा कि वह स्वस्थ रहें, अपने आप को आगे बढ़ाएँ और जो भी समस्याएँ हैं उनका स्थानीय स्तर पर निवारण करते हुए मेरी शुभकामनाएँ उत्तराखंड को उसके 25वीं वर्षगांठ के ऊपर। उत्तराखंड हमेशा सुखी रहे और आगे बढ़ता रहे, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई एम श्योर सब लोग इसको सुन के काफ़ी उत्साहित, प्रभावित और दिल फॉलो योर टिप्स।
ताकि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, नशे से दूर रहें, कम स्पीड में गाड़ी चलाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करते रहें और हम अपने अपने स्टेट को, उत्तराखंड स्टेट को आगे बढ़ा सकें और हमारा देश भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे टू आवर स्टूडियो। सो दिस इज फ्रॉम बोले उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और अंकित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक चैनल शुरू किया है बोले उत्तराखंड। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल एक दिन उत्तराखंड की बातों को सबके सामने लाएगा और इसके थ्रू उत्तराखंड में जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं और जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पर आमंत्रित किया। मैं वायरल वाणी एवं उसके बोले उत्तराखंड के जो चैनल है उसकी सभी टीम को धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और ये टीम उत्तराखंड को बहुत ऊपर ले जाए और यह यहाँ का एक सफल चैनल बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हमारे जो प्रश्नोत्तरी थी वह आपको अच्छी लगी होगी और इसी किस्म के भविष्य में होने वाले पॉडकास्टों में आप हमसे जुड़े रहिए। बोले उत्तराखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिलवाया एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से, डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप भारती गुप्ता, सीनियर न्यूरोसर्जन। और उन्होंने आपको बताया कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख के, अपनी हेड इंजरीज को बचा के अपने को जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे सीरीज और आगे देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमसे बोले उत्तराखंड में।